अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 29, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। इससे पहले हम प्रोडक्ट की टाइप्स और प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल इसको स्टडी कर चुके हैं। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, ये चीज़ें सारी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4 पीस को हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स की 4 पीस को हम डिस्कस कर रहे हैं जी। तो ये प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट और प्लेसिंग ऑफ प्रोडक्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। प्राइसिंग pricing is the value which a seller receives in exchange of a good or a service. It is a process of determining what a company will receive in exchange of its products. तो आपकी प्रोडक्ट कोई गुड भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है, तो ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट है। आप किस वैल्यू पे, price is the value which a seller receives in exchange of a good or a service. It is the process of determining what a company will receive in exchange of its product. तो अपनी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में एक कंपनी क्या रिसीव करेगी, तो ये है प्राइसिंग। तो इसकी डेफिनेशन आसान सी डेफिनेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग का? प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट में अपना जो शेयर है उसको इंक्रीज करना। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, साइकोलॉजिकल एडवांटेज, जब आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो तो आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट होगा, आपको फायदा होगा, आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा क्योंकि आप साइकोलॉजिकली एडवांटेज में है। गेट रिड ऑफ स्टॉक, तो प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनाया जाता कि उसको स्टॉक में सजाया जाए, प्रोडक्ट का मकसद यही है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब आप उसकी प्राइस लगाओगे तो ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, उससे पहले तो नहीं हो सकता। प्राइसिंग के बगैर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है प्रोडक्ट? तो गेट रिड ऑफ स्टॉक, तो प्राइसिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आप स्टॉक से जान छुड़ाएं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, cost of product is considered and amount of profit is added to it। यानी कि आपने कॉस्ट की बुनियाद पे प्राइसिंग रखनी है। आपने प्रोडक्ट बनाई है तो आप इस चीज को कंसिडर करेंगे कि आपका उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, उसकी प्रोडक्शन में क्या खर्च आया है। तो आप जितने भी नेट एक्सपेंसेस होंगे उसको मद्देनजर रख के, उसको सामने रख के जो है वो उसकी बेस पे प्राइसिंग करेंगे, प्राइस जो है वो फिक्स करेंगे अपनी प्रोडक्ट की। इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू इट जी। तो आप इस चीज को बुनियाद बनाएंगे कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और प्लस उसमें जो भी आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं उतना प्रॉफिट आप उसमें ऐड कर देंगे। ब्रेक वन एनालिसिस, ब्रेक वन एनालिसिस क्या है? ब्रेक वन एनालिसिस tells that at what point the organization will be at a non-profit no loss point, at what point the organization
will be at no profit no loss point. तो ये जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस है. In order to calculate break even point, we need to consider fixed cost, variable cost. Fixed cost क्या है? Fixed cost remain fixed. ये हमेशा फिक्स रहेगी regardless of number of units produced. Fixed cost फिक्स रहेगी चाहे आप प्रोडक्शन थोड़ी करें या ज्यादा करें. फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी चाहे आप कितनी भी प्रोडक्शन करें. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो नॉर्मली वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है. तो ये फर्क है दोनों में. यानी आप प्रोडक्शन कॉस्ट की बात यहाँ हो रही है. तो प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है. तो इन दोनों को कंसीडर करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनल को कैलकुलेट करने के लिए. टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. Concept of break-even analysis is used in cost-based pricing. तो cost-based pricing में हम break-even analysis का जो concept है उसको इस concept को हम use करते हैं. Price of a new product. एक नई product है उसकी pricing हम कैसे जो है वो फाइनलाइज करेंगे. तो न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास वेरियस फॉर्म्स हैं. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइसिंग टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसमें जो फर्स्ट है वो प्राइस स्कीमिंग, सेकंड वन इज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, थर्ड इज फिक्स्ड प्राइस, फोर्थ इज डायनामिक प्राइस. तो ये फिक्स्ड प्राइस और डायनामिक प्राइस को आपने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के साथ मिक्स नहीं कर देना. ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये प्रोडक्शन कॉस्ट है. प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उस हवाले से बात हो रही है. ये जो है फिक्स्ड प्राइस और डायनामिक प्राइस, ये हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं जब प्रोडक्ट रेडी हो गई है और अब हम उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो उसके लिए हमारे पास प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म है फिक्स्ड प्राइस और डायनामिक प्राइस. तो ये चारों जो है वो फॉर्म्स है, मैकेनिज्म्स है प्राइसेस के टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्राइस स्कीमिंग क्या होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को हायर प्राइस के ऊपर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हो और मार्केट की एक्सपेक्टेशन इससे कुछ कम होती है. इट इज अ स्ट्रेटेजी थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट विद हायर प्राइस देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन. मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्राइस के ऊपर आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हो प्रोडक्ट को. ये एक स्ट्रेटेजी है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है. इसका फायदा क्या है? प्राइस स्कीमिंग यानी ज्यादा जो है वो प्राइस का, हायर प्राइस का फायदा क्या है? इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, price skimming strategy will absorb the mistake due to initial higher price. तो अगर शुरू में आपने मिस्टेकनली अगर प्राइस ज्यादा भी रख दी है तो उसका आपको नुकसान नहीं है, उसका आपको फायदा है. और समटाइम ये होता है कि कस्टमर उस ज्यादा प्राइस को कबूल कर रहा होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, न्यू प्रोडक्ट है और कस्टमर्स जो है वो अगर कस्टमर की नीड को वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर जाए तो वो प्राइस जो है वो मैटर नहीं करती कस्टमर के लिए. कस्टमर वैल्यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद इट्स प्राइस. सेकंड मैकेनिज्म, सेकंड जो फॉर्म है प्राइसिंग की
वो है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेटिंग मीन मार्केट में घुसना, पेनिट्रेट करना। इस प्राइसिंग का मकसद होता है कि मार्केट को कैप्चर करना, मार्केट में पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट प्राइसिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम होती है। इट इज इनिशियल लोअर प्राइस देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। Price skimming was the initial higher price than the market expectation. Or penetrating price, it is initial lower price than the market expectations. तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप मार्केट में एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर लेते हो। लार्ज मार्केट शेयर विल बी कैप्चर्ड थ्रू दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो इनिशियली अगर आप बहुत लोअर प्राइस रखते हो तो उससे आप मार्केट का एक बड़ा शेयर कैप्चर करने में के काबिल हो जाते हो। प्राइसिंग डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एक फायदा ये भी है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का कि प्राइसिंग डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर को कैप्चर करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को फायदा होगा। फिक्स्ड प्राइस वर्सेस डायनामिक प्राइस। फिक्स्ड प्राइस क्या है कि रिगार्डलेस ऑफ कस्टमर लोकेशन, regardless of customer status level, regardless of customer community, प्राइस प्रोडक्ट की आप क्या रखोगे? फिक्स। और डायनामिक प्राइस क्या होता है? ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है, मार्केट टू मार्केट वेरी करती है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगी। और इसमें आप डिफरेंट सेगमेंटेशन बना के जो मार्केट को टारगेट करते हो, तो उसमें क्या होता है? डायनामिक प्राइसिंग होती है। जब आप सेगमेंटेशन करते हो, टारगेट मार्केटिंग करते हो या सेगमेंटेशन करते हो, तो मार्केट सेगमेंटेशन करते हो, उसमें डायनामिक प्राइसिंग के असूल को आप फॉलो करते हो। फिक्स प्राइस हेल्ड कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक खास वक्त के लिए इसको आप फिक्स प्राइस को कर सकते हो। तो इन फिक्स प्राइसिंग मेथड, इसमें क्या होता है? वी डू नॉट कंसीडर टाइप ऑफ कस्टमर, कि किस टाइप का कस्टमर है, अमीर है, गरीब है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है। देन टाइप ऑफ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी को भी कंसीडर नहीं करते, किस टाइप की कम्युनिटी है। लोकेशन को भी कंसीडर नहीं करते। ये तीनों काम जो है वो हम नहीं करते, हम कंसीडर नहीं करते किसमें? फिक्स प्राइस में। regardless of customer type, community type, regardless of location, price is fixed in fixed price. So in dynamic pricing, fixed pricing versus dynamic pricing. Dynamic pricing, price will vary from customer to customer, market to market, location to location, community to community. Factors to be considered while setting initial pricing. Factors to be considered. तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपको कंसीडर करने होते हैं while setting इंटरनेशनल प्राइसिंग। अब इंटरनेशनल प्राइसिंग का अभी तक जो बातें हमने की हैं वो तो हमने लोकल जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट की, लोकल प्राइसिंग उसके हवाले से बात की। और अब इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होगी? उसमें आप किन चीजों को, किन फैक्टर्स को कंसीडर करोगे? आप करेंसी को कंसीडर करोगे, एक्सचेंज रेट को कंसीडर करोगे, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट इसको कंसीडर करोगे, टैरिफ, टैरिफ को कंसीडर करोगे, फ्राइट एंड इंश्योरेंस,
जी, तो आपके पास 1 2 3 6 फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसिडर करोगे while setting international pricing। प्राइसिंग के हवाले से हमने अपनी बात मुकम्मल कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, या फिर इसको बोला गया है प्लेसिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को उसकी सही जगह पे प्लेस करना। प्लेसिंग द प्रोडक्ट मींस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट चैनल्स बनाते हो। डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट चैनल्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, getting product from producer to consumer is the next element of marketing mix। marketing mix का ये नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस, या फिर प्लेसिंग द प्रोडक्ट। an organized network of firms used to move goods and services from producer to consumer is called a distribution channel। An organized network of firms, an organized network of firms used to move goods and services from producer to customer is called distribution channel or marketing channel। तो यहाँ जो मार्केटिंग चैनल है वो इन सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो जो मार्केटिंग चैनल की बात की है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की सेंस में की गई है। A company's decision about which channels should be used, the distribution mix plays a major role in firm success। तो डिफरेंट चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। The distribution mix plays a major role in firm's success। What is distribution mix? यानी कि आपको अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो उसके लिए आप एक से ज्यादा चैनल्स को, एक से ज्यादा तरीकों को, एक से ज्यादा वेज को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए टर्म्स जो इंट्रोड्यूस कराई गई है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। यानी एक से ज्यादा आप चैनल्स, एक से ज्यादा जो वेज है डिस्ट्रीब्यूशन की आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। इंटरमीडियरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, intermediaries and distribution channels। For most of your purchases you rely on market intermediaries, also now known as middlemen, who channel goods and services from producer to end user। तो आज की दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और इंटरमीडियरीज, इनका बहुत ही गहरा, बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं इंटरमीडियरीज और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। बहुत सारी एग्जांपल्स आप जानते होंगे, जैसे अमेज़न, जैसे दराज, ये बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। जो ये बड़े बड़े ई कॉमर्स के स्टोर हैं, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही हैं जो सेलर्स से और प्रोड्यूसर्स से प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इनको हम इंटरमीडियरीज भी कहते हैं, मिडल मैन रोल भी कह सकते हैं आप इसको। तो अब डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, होल सेलर इंटरमीडियरी,
और रिटेलर इंटरमीडिएट। होलसेलर क्या है, जो बल्क में काम करते हैं। टू सेल प्रोडक्ट्स टू द बिजनेसेस, जो बिजनेसेस को प्रोडक्ट सेल करते हैं फॉर रीसेल टू फाइनल कंज्यूमर्स, जैसे अलीबाबा, alibaba.com, alibaba group। होलसेल इंटरमीडियरी, retailer intermediary, those who sells products directly to consumers। तो जो रिटेलर इंटरमीडियरीज है ये सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर, जैसे अली एक्सप्रेस है, और दूसरा जो ई कॉमर्स स्टोर है दराज हो गया, इस तरह के जो स्टोर हैं वो रिटेलर इंटरमीडियरी एक तरह से कह सकते हैं आप। A firm's choice between using an independent intermediary or and employing its own distribution network and sales force depending on three factors: the company's target markets, the nature of its products, the cost of maintaining distribution and sales network। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप चूज करोगे। फर्म की चॉइस होगी बिटवीन यूजिंग एन इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी एंड एम्प्लॉइंग इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो यहाँ पे और आएगा एंड नहीं, तो चॉइस बिटवीन दिस और दिस, तो इन दोनों के बीच में आप क्या चूज करेंगे, इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी या फिर आपका अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको चूज करेंगे, अपनी सेल्स फोर्स को यूज करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को फर्म अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो तीन फैक्टर हैं, क्या है, कंपनीज टारगेट मार्केट, कंपनी की टारगेट मार्केट क्या है। अगर कंपनी की टारगेट मार्केट एक अपने सिटी के अंदर है तो फिर उसे जो है वो कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी उसका टारगेट जो है वो विद इन कंट्री ऑल सिटीज या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग भी उसको उसको चाहिए, इंटरनेशनली भी उसने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो डेफिनेटली उसको जो है वो बड़े बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनकी मदद लेनी पड़ेगी, उन पर डिपेंड होना पड़ेगा। देन जो है वो दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब उसकी जो प्रोडक्ट की नेचर है वो किस तरह की है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो दरमियान में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो उसका अपना ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा या जो है वो कोई इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी चैनल उसका सहारा लेना पड़ेगा, या फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स नेटवर्क। और कॉस्ट इस पे भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है, काफ़ी इस कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर एक फर्म है या कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको हायर नहीं कर सकती या उसको पे नहीं कर सकती, तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको हायर करना या उसकी सर्विसेज लेना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर जो है वो उनको समझ आता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनके बिजनेस के लिए फ़ायदा मंद है, तो डेफिनेटली they will go for a distribution channel, some distribution channel। The number and type of market intermediaries involved in the channel of distribution depend on the kind of product and marketing practices of a particular industry। Intermediary market उनकी तादाद और उनकी टाइप, उनकी किस्म, involved in the distribution in the channel of distribution depend
on the kind of product and marketing practices of a particular industry. तो जो इंटरमीडियरीज है उनकी तादाद और उनकी जो टाइप है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? काइंड ऑफ प्रोडक्ट, किस किस्म की प्रोडक्ट है, एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. There are important differences among the channels of distribution for consumer products and business products. तो डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है. प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रोडक्ट है जो आपने डिलीवर करनी है, जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो किस टाइप की प्रोडक्ट है. क्या वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है या फिर वो बिजनेस प्रोडक्ट है? तो मुख्तलिफ इंटरमीडियरीज या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इन चीज़ों को सामने रख के फिर आपको सर्टन इंटरमीडियरी या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को आप की सर्विसेज आप लोगे. एंड नाउ लेट्स discuss the distribution of consumer products, distribution of business product. तो consumer products को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और बिजनेस प्रोडक्ट्स को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मींस कंज्यूमर गुड्स पहले पढ़ चुके हैं हम, और बिजनेस प्रोडक्ट्स मीन इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. जी. So channels for consumer goods are usually most complex, although they can be categorized. उनको कैटेगराइज किया जा सकता है लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. जो कंज्यूमर गुड के लिए चैनल्स हैं, चैनल 1 है, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4. तो 4 चैनल्स यहाँ पे टिपिकली जो चैनल्स हैं वो 4 हैं. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सेल्स एजेंट्स और ब्रोकर्स. सेल एजेंट्स और ब्रोकर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन. डायरेक्ट की एग्जांपल्स, ये अमेरिकन राइटर ने अपनी कंट्री के एतबार से कुछ एग्जांपल्स दी हैं. तो मे बी टीचर आपको पाकिस्तान के हिसाब से कुछ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बता दे, चैनल्स एग्जांपल या पूछ ले. और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सेल्स एजेंट्स. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप अपने कंट्री के हिसाब से इन एग्जांपल्स को फाइंड आउट करें. तो 4 चैनल्स हैं. चैनल्स भी पूछे जा सकते हैं, चैनल्स के नाम पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एजेंट्स और ब्रोकर्स. द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. जो नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन बाय एजेंट्स टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस. इसका फायदा नुकसान क्या है? अच्छा, तो नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स हायर प्राइस्ड फॉर एंड यूजर्स because each distribution link charges a markup or commission. तो इसमें इसका नुकसान यह है कि कस्टमर को नुकसान है और कंपनी को भी नुकसान हो सकता है अगर हायर प्राइस की वजह से कस्टमर परचेज ही ना करे प्रोडक्ट को. तो नॉन डायरेक्ट में क्या होता है, हायर प्राइस.
तो प्राइस का जो है वो एक एंगल है कि उसमें प्राइस ज्यादा हो सकती है। इंटरमीडियरीज कैन सेव कंज्यूमर्स both टाइम एंड मनी बाय प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू। तो जो लेकिन फायदा क्या है, ये फायदा है इसका, फायदा ये है कि कंज्यूमर या कस्टमर का जो टाइम है वो बचेगा और पैसे बचेंगे बाय प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू। और आपको इंटरमीडियरीज जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। पैसा इस एतबार से कि आप ट्रैवल करके जाओगे और जाके जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करोगे, इस हवाले से आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा अगर आप जो है वो सर्विसेज लेते हो इंटरमीडियरीज की। हाँ, तो लेकिन इंटरमीडियरी की अगर आप सर्विसेज लेते हो तो बीच में क्या होगा, प्राइस जो है थोड़ी हायर हो जाएगी फॉर एंड यूजर के लिए। चैनल नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन बाय एजेंट्स टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। तो बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को, ये चैनल नंबर 4 ऑलरेडी ये बता दिया हुआ है मैंने। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सेल्स एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, दोबारा इसको रिपीट किया। सम ट्रैवल एजेंसीज, channel number 5 differs from the channel in the two ways. It includes an agent as the sole intermediary. It distributes to both consumer and business. तो यहाँ पे जो एजेंट की बात हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय एजेंट, तो एजेंट जो है वो कोई सोल इंटरमीडियरी भी हो सकता है। कोई एजेंट जो है वो खुद एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है। और दूसरी बात कि जो एजेंट है वो कंज्यूमर को और बिजनेसेस को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स, जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इंडस्ट्रियल गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ चैनल्स members involved in the flow of manufactured goods to industrial customers। तो जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं बेसिकली वो इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं उनके कस्टमर्स होते हैं, तो उनको हम इंडस्ट्रियल कस्टमर बोलेंगे। उसके लिए चैनल 6 है, 7 है और 8 है। चैनल नंबर 6, 7 और 8 में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, wholesale distribution to of industrial products, wholesale distribution to business retailer। जी, तो ये डिफरेंट जो है वो बिजनेस प्रोडक्ट्स, जैसे डेल कंप्यूटर्स हैं, इनको इनकी जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, डेल कंप्यूटर्स। डेल कंप्यूटर्स क्या करता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, तो बिजनेस प्रोडक्ट को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज, जो ऑफिस इक्विपमेंट है, जो एक्सेसरीज है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो
लंबे अरसे के लिए ऑफिस के यूज में रहती हैं, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर जैसे स्टेपल्स, ऑफिस डिपॉट, ऑफिस मैट, तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर्स। जी, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 29। नेक्स्ट जो है वो लेसन नंबर 30, यहाँ पे होल सेलिंग, रिटेलिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और इसको, क्योंकि ये मटेरियल काफ़ी है, प्रीवियस जो हमने रीड किया है इसमें भी प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, ये दो दो टॉपिक एक ही जो है वो लेसन के अंदर मिक्स किए गए हैं। प्राइसिंग एक अलग टॉपिक है और जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है वो एक अलग टॉपिक है। तो नेक्स्ट आगे जो लेक्चर नंबर 30 है, इसमें एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स है, होलसेलिंग है, रिटेलिंग है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन टाइप्स ऑफ रिटेलर आउटलेट्स, बार्गेन रिटेलर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, मेजर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस। तो ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सारी डिस्कशन है जी। देन उसके बाद जो है वो प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट है जी। तो लेक्चर नंबर 30 को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं।